बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पैलेस। आज का हमारा लेक्चर है ईजमेंट एक्ट 8082 के बारे में। इस पे कुछ लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं, वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। फर्दर जो इसका बाकी जो रिमेनिंग हमारे सेक्शंस हैं उस पे आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ईजमेंट का हम समझ लें। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो वर्ड ईजमेंट है, ईज से निकला है। ईजमेंट का मतलब है आसाइश। राइट ऑफ ईजमेंट मीन्स हक आसाइश। ये वो राइट है जो किसी भी ऑनर, किसी भी प्रॉपर्टी के ऑनर या ऑक्युपायर को अवेलेबल होता है। एक प्रॉपर्टी का ऑनर है या उस किसी भी प्रॉपर्टी पे वो पर्सन जो ऑक्युपाइड है, तो उस प्रॉपर्टी का, जिस प्रॉपर्टी का वो ऑनर है, उस प्रॉपर्टी की बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए, उस लैंड की बेनिफिशियल इंजॉयमेंट के लिए ये राइट अवेलेबल होता है, जो किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर अवेलेबल होता है जिस प्रॉपर्टी का वो ऑनर नहीं है। यानी कि एक ऑनर या ऑक्युपायर ऑफ द लैंड को अपनी प्रॉपर्टी की वजह से किसी और प्रॉपर्टी पर जिसका ना तो वो ऑनर है ना ही वो उस पर काबिज है, लेकिन उस पर फिर भी राइट होता है उसका, इसे ईजमेंट राइट कहा जाता है या राइट ऑफ ईजमेंट कहा जाता है। जैसे कि राइट ऑफ वे है, राइट ऑफ पैसेज है, राइट ऑफ लाइट है, राइट ऑफ एयर है, जिसे हम अवेल करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी के ऑनर होने की वजह से। यानी कि हम एक घर में रहते हुए, हमारा एक घर है जिसके हम ऑनर हैं, ऑक्युपाइड हैं हम उस घर पे, और हमारे नेबर का घर जो कि हमारे घर के साथ अटैच है, हम अपनी घर की विंडो ओपन कर लेते हैं उनके घर की तरफ और वहाँ से फ्रेश एयर या फ्रेश जो है बिल्कुल लाइट जो है सनलाइट वगैरह ले रहे हैं, तो उसे हम ईजमेंट राइट कहेंगे। हमारा जो नेबर है हमारी विंडो को बंद नहीं करवा सकता। इसी तरह से एक लैंड का ऑनर जो है किसी दूसरे लैंड पर, किसी जिसका कि कोई और ओनर है, वो ऑनर नहीं है, वो उस पर राइट ऑफ वे जो है वो ले रहा है, वहाँ से गुजरने का रास्ता जो है वो ले रहा है, तो इसे राइट ऑफ वे कहेंगे। इसे ये है राइट ऑफ ईजमेंट। ईजमेंट एक्ट 8082 जो है हम पढ़ने वाले हैं। इसके चैप्टर 1 जो है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, द इम्पोजिशन, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ ईजमेंट के बारे में। चैप्टर 1 to 7, 1 से लेके 7 तक हम कर चुके हैं। चैप्टर 2 जिसमें सेक्शन 8 और सेक्शन 9 आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 है हु मे इम्पोज ईजमेंट। ईजमेंट इम्पोज कौन कर सकता है? एन ईजमेंट मे बी इम्पोज्ड बाय एनीवन इन द सर्कमस्टांसेस and to the extent in and to which he may transfer his interest in the heritage on which the liability is to be imposed। अब ईजमेंट कौन इम्पोज कर सकता है? ईजमेंट कोई भी इम्पोज कर सकता है। एनीवन, कोई भी पर्सन ईजमेंट इम्पोज कर सकता है इन द सर्कमस्टांसेस। जो भी वो सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उन सर्कमस्टांसेस में जो भी पर्सन जो है अवेलेबल है, यानी कि जिन पर्सन, उन सर्कमस्टांसेस में जो पर्सन्स जो हैं मौजूद हैं, वो ईजमेंट इम्पोज कर सकते हैं। एंड टू द एक्सटेंट, और किस हद तक कर सकते हैं? जिस हद तक उनके पास ट्रांसफ़र का राइट मौजूद है, उस हद तक वो जो है ईजमेंट इम्पोज कर सकते हैं द हेरिटेज पर, ऑन विच द लायबिलिटी इज़ टू बी इम्पोज्ड। जो भी लैंड है, जो भी प्रॉपर्टी है, उस लैंड पर जितना उनका राइट है, जिस हद तक उनका राइट है, और वो उस हद तक उस हेरिटेज पर वो लायबिलिटी इम्पोज कर सकते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से या इलस्ट्रेशन से समझाती हूँ। A is a tenant of B's land under a lease for an unexpired term of 20 years and has power to transfer his interest under the lease। अब टेनेंट क्या होता है? जो प्रॉपर्टी जो है होल्ड कर रहा होता है अंडर टेनेंट, ये जो किरायादार होता है। अब ए टेनेंट है और बी यहाँ पे जो है बी ऑनर है, बी की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, और ए जो है कि वो टेनेंट है। ए ने
बी से प्रॉपर्टी जो है वो ली है, वो टेनेंट है और वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है अंडर अ लीज। उसने बी से लीज पे प्रॉपर्टी ली है और उसको होल्ड कर रहा है फॉर एन अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ 20 ईयर्स, और उसका जो टोटल टाइम पीरियड है, जो टर्म है, वो 20 ईयर्स तो है, यानी कि ए ने बी से 20 साल के लिए प्रॉपर्टी जो है लीज पे ली है। अब उसके पास, उसने लीज पे जो कि प्रॉपर्टी ली है, तो उसके पास पावर है कि इस प्रॉपर्टी को फर्दर जो है यानी कि उसका इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है अंडर अ लीज। तो अब उसके पास ये राइट है, चूंकि इसलिए वो ईजमेंट इम्पोज कर सकता है। ए में इम्पोज एन ईजमेंट ऑन द लैंड टू कंटिन्यू ड्यूरिंग द टाइम दैट द लीज एग्जिस्ट और फॉर एनी शॉर्टर पीरियड। अब बी ओनर है और ए जो है वो टेनेंट है। ए ने बी से प्रॉपर्टी लीज पे ली, 20 साल के लिए ली, तो उसके पास राइट है कि वो 20 साल तक उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, या 20 साल से कम अरसा के लिए वो ट्रांसफ़र इंटरेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है, यानी कि 20 साल तक या शॉर्टर पीरियड, उससे कम टाइम के लिए वो इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन 20 साल के बाद जैसे ही उसका राइट जो है, लीज का राइट जो है वो जैसे ही एक्सपायर हो जाता है, तो फिर उसका ट्रांसफ़र का राइट ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो ये जो ईजमेंट है वो भी इम्पोज नहीं कर सकता, यानी कि उसके पास 20 साल तक का टाइम है, वो कर सकता है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र। एक और एग्जांपल से इसको मैं सिखाती हूँ आपको। ए इज़ अ टेनेंट फॉर हिज लाइफ ऑफ सर्टन लैंड विद रिमाइंडर टू सी एब्सोल्युटली। A cannot, unless B's consent, impose an easement of their own which will continue after the determination of his life interest। अब यहाँ पे A tenant है और for his life of certain land with remainder to C absolutely। अब A को प्रॉपर्टी लीज की गई और कहा गया कि वो जो राइट है वो एब्सोल्युटली तौर पर C को जो है वो ट्रांसफ़र कर दे, यानी कि A ने जो है, जो कि टेनेंट है, जिसको राइट दिया गया किसी लैंड का, उसको ट्रांसफ़र कही की गई, लेकिन साथ ये कहा गया कि ये राइट उसे दिया इसलिए जा रहा है कि वो मुकम्मल राइट जो है वो सी को जो है वो ट्रांसफ़र कर ले। अब यहाँ पे जो है वो जब तक बी ने चूँकि इसको ये राइट दिया है, तो वो बी की कंसेंट के बगैर वो किसी और को अगर ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो इम्पोज नहीं कर सकता, जब तक कि वो ये बी से कंसेंट नहीं ले लेता। तो वो यहाँ पे बी की कंसेंट के बगैर जो है वो नहीं जो है राइट जो है वो इम्पोज कर सकता, क्योंकि आगे उसके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर तो उसके पास एब्सोल्यूट राइट होता तो फिर तो उसको ट्रांसफ़र कर सकता था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन रख दी कि वो इसको एब्सोल्युटली जो है वो बी को सी को सॉरी जो है वो कर दे, तो वो जब तक बी की कंसेंट नहीं ले लेता वो इसको इम्पोज नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल देखें। ए बी एंड सी आर को ओनर ऑफ अ सर्टेन लैंड। एक लैंड है जिसके को ओनर जो है ए बी और सी है, ये तीन लोग जो हैं ये को ओनर हैं। अब ए कैन नॉट without the consent of B and C impose an easement on the land or any part thereof। क्योंकि अब को ओनर जो हैं तीन लोग हैं, तो इनमें से कोई एक ईजमेंट जो है इम्पोज करना चाहता है, तो उनसे बाकी जो दो हैं उनसे कंसेंट लेना ज़रूरी है। तो ए जो है वो अगर इम्पोज करना चाहता है ईजमेंट, तो उसे बी और सी से परमिशन की ज़रूरत है, बी और सी से कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो जब तक वो बी और सी से कंसेंट नहीं लेता वो इम्पोज नहीं कर सकता ईजमेंट। यहाँ उसका पूरी प्रॉपर्टी पे यहाँ उसका कोई एक पार्ट जो है उस पर वो ईजमेंट इम्पोज करना चाहता है तो नहीं कर सकता जब तक कि बी और सी की कंसेंट नहीं ले लेता। अब उसके बाद है हमारे पास डी, एक और एग्जाम्पल है। ए एंड बी आर लेसी ऑफ द सेम लेसर। अच्छा, लेसर और लेसी क्या होते हैं? एक वो पर्सन जो कि लीज पे प्रॉपर्टी दे रहा है, जो कि ओनर है और वो प्रॉपर्टी लीज कर रहा है, वो लेसर है, और जिसको प्रॉपर्टी लीज पे दी जा रही होती है वो यहाँ पे लेसी होता है।
जो कि लीज पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होता है, वो यहाँ पे लीज है। अब ए और बी जो है दोनों लेसी हैं और उन्होंने जो प्रॉपर्टी ली है वो सेम पर्सन से ली है, यानी कि लेसर सेम है दोनों का, दोनों ने एक ही पर्सन से ली है। अब ए ऑफ अ फील्ड एक्स, ए को जो प्रॉपर्टी लीज की गई है ना, उस प्रॉपर्टी वो फील्ड है, एक खेत है और वो एक्स है, यहाँ पे जो एक्स जो है ये वो फील्ड है। अब ए लेसर तो सेम है, एक पर्सन है, उसने दो डिफरेंट लोगों को प्रॉपर्टी लीज पे दी है। जो डिफरेंट लोग हैं वो कौन है, ए और बी। और प्रॉपर्टी जो दो डिफरेंट फील्ड्स जो हैं उन्होंने उसने लीज की हैं, वो एक तो है वो जो फील्ड है, एक एक्स है और दूसरा वाई है। अब ए जो है उसको फील्ड एक्स दिया गया और 5 साल के लिए दिया गया, 5 ईयर जो उसका टेन्योर है, टर्म 5 ईयर, टर्म ऑफ 5 ईयर के लिए दिया गया। और जो बी है उसे फील्ड वाई जो है वो लीज किया गया फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के लिए। अब ए जो है, ए को जो इंटरेस्ट दिया गया उसका जो उसको जो फील्ड एक्स दिया गया उसका जो इंटरेस्ट है अंडर अ लीज इज ट्रांसफरेबल है। लेकिन जो बी का इंटरेस्ट है उसको 10 साल के लिए लीज की गई प्रॉपर्टी, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। अब ए और बी जो हैं दोनों लेसी हैं, दो उन्होंने फील्ड लिए, सेम पर्सन जो है उनसे प्रॉपर्टी लीज पे ली। ए को ट्रांसफरेबल राइट मिल गया 5 साल के लिए, बी को जो राइट मिला वो ट्रांसफरेबल नहीं था लेकिन 10 साल के लिए था। अब इन दोनों की साथ साथ है ज़मीन, दोनों की, ए और बी की। अब ए के पास जो राइट है वो 5 साल के लिए है लेकिन ट्रांसफरेबल है, बी के पास ट्रांसफरेबल नहीं है। अब इनको वहाँ से गुजरने का, एक खेत से दूसरे को गुजरने का रास्ता चाहिए। अब ए के पास चूंकि ट्रांसफरेबल है तो ए जो है इम्पोज कर सकता है, उसका जो पास जो प्रॉपर्टी है वो एक्स है, वो अगर बी को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है क्योंकि वो ट्रांसफरेबल है, तो वो राइट ऑफ वे दे सकता है ए को, लेकिन जो बी है वो नहीं दे सकता। लेकिन ए दे तो सकता है लेकिन 5 साल के लिए दे सकता है, 10 साल के लिए नहीं दे सकता। अब ए, क्योंकि ए के पास 5 साल के लिए है, उसका टाइम पीरियड ही 5 साल है, लेकिन जो बी है उसका टाइम पीरियड 10 साल है। तो बी चाहता है कि, वो कहता है कि मेरे पास राइट जो है ट्रांसफ़र का राइट नहीं है, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से ट्रांसफ़र का राइट ऑफ वे चाहिए। तो बी, तुम्हारे पास तो ट्रांसफरेबल राइट है, तो बी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ये राइट दे देता हूँ। और ए कहता है कि मैं तुम्हें राइट दे देता हूँ बी को, लेकिन ए उसे 5 साल के लिए राइट दे सकता है क्योंकि उसका जो टेन्योर है, उसका जो टाइम पीरियड है वो ही 5 साल है। 5 साल बाद तो उसका एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन बी का तो 10 साल तक बी ने प्रॉपर्टी जो है लीज पे ली है। तो वो 10 साल ये नहीं कह सकता कि मैंने तो 10 साल के लिए प्रॉपर्टी लीज पे ली है तो तुम भी 10 साल के लिए मुझे राइट ऑफ वे दे दो। वो कैसे दे दे, उसके पास तो उसके पास प्रॉपर्टी तो सिर्फ 5 साल के लिए उसने लीज पे ली है, तो वो 5 साल के लिए दे सकता है उसे राइट ऑफ वे, उसके बाद नहीं दे सकता। ये था हमारा सेक्शन ए, हु में इम्पोज ईजमेंट। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 9। सेक्शन 9 है सर्विएंट ऑनर। सर्विएंट ऑनर क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 को देखते हुए, उसका हिस्सा होते हुए, उसका सब्जेक्ट होते हुए, जो सर्विएंट ऑनर है, सर्विएंट ऑनर कौन होता है, जो जिसकी प्रॉपर्टी पे लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होती है। और जो सर्विएंट ओनर वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी पे राइट जो है, डोमिनेंट जो है वो लेना चाह रहा होता है, जो दूसरे को ये राइट दे रहा होता है। तो डोमिनेंट तो वो होता है, डोमिनेंट ओनर वो होता है जो कि राइट ले रहा होता है, जिसे ईजमेंट राइट अवेलेबल होता है। और डोमिनेंट जो हेरिटेज वो है जिस प्रॉपर्टी से राइट लिया जा रहा होता है। तो सर्विएंट ओनर जो देने वाला है और सर्विएंट हेरिटेज जिस प्रॉपर्टी से लिया जा रहा होता है ये राइट। तो सर्विएंट ओनर में इम्पोज ऑन द सर्विएंट हेरिटेज एनी ईजमेंट that does not lessen the utility of the existing easement, but he cannot, without the consent of the dominant owner, impose an easement on the servient heritage which would lessen such utility। अब देखें, एक सर्वेंट ओनर है, वो अपनी सर्वेंट हेरिटेज पे, अपनी जो भी उसकी सर्वेंट हेरिटेज है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो लैंड है, उस पे किसी को भी ईजमेंट का राइट दे सकता है। लेकिन अगर
उसकी ज़मीन पे, उसकी जो सर्वेंट हेरिटेज है, उस पे ऑलरेडी किसी का राइट है, किसी डोमिनेंट ओनर का राइट मौजूद है और वो इसे ले रहा है ये राइट, तो वो और फर्दर वो किसी और को भी ये राइट देना चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन उसे ये ख्याल रखना होगा कि ऑलरेडी जो ये राइट अवेल कर रहा है, जिसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके राइट पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसकी यूटिलिटी यानी कि उसकी जो बेनिफिट वो ले रहा है वो लेसन ना हो, वो कम ना हो। लेसन मीन्स वो कम ना हो, उसका जो फायदियत है, उसका जो फ़ायदा है वो कम ना हो। अब देखें कि ए जो है उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो उसके राइट साइड पे भी नेबर्स हैं, उसके लेफ़्ट साइड पे भी नेबर्स हैं। अब लेफ़्ट राइट साइड पे भी 2 नेबर्स हैं। अब एक नेबर जो है उस पर उसे राइट ऑफ वे ले रहा है, तो बी कहता है कि मुझे भी राइट दो, तो वो कहता है, वो दे तो सकता है, लेकिन ऑलरेडी जो राइट ये अवेल कर रहा है उसका राइट पे कोई फ़र्क ना आए, उसका राइट जो है उसका बेनिफिट कम ना हो, ये देखना होगा उसे, तो फिर वो दे सकता, अदरवाइज नहीं दे सकता। इसको मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, ए हैज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मिल, ए जो है मिल का ऑनर है, a right to the uninterrupted flow thereof from sunrise to noon of the water of B's stream। सॉरी, अब ए जो है वो कह उसको ना, जो मिल का ऑनर है उसे पानी की ज़रूरत है, जो कि बी की नदी, जो स्ट्रीम है उसका ऑनर बी है, उसे बी से पानी चाहिए। अब बी में ग्रांट टू सी द राइट, अब बी ने ए को राइट दिया हुआ है, और वो राइट जो दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, फ्रॉम सनराइज टू नून, सुबह से लेके शाम तक उसका राइट है। ए जो है, ए अपनी मिल के लिए बी की नदी से, बी की स्ट्रीम से पानी ले रहा है सुबह से लेके शाम तक। अब बी में सी चाहता है कि मुझे भी राइट मिले, सी कहता है कि मुझे भी स्ट्रीम से पानी दो, तो बी जो है सी को ग्रांट कर सकता है वो राइट, लेकिन राइट टू डाइवर्ट द वाटर ऑफ द स्ट्रीम फ्रॉम नून टू सनसेट। अब सनराइज टू नून, सुबह से शाम तक तो वो ए को दे रहा है, अब सुबह से शाम तक वो सी को नहीं दे सकता। अब अगर वो सी को देना चाहता है तो शाम से लेके सुबह तक दे सकता है, ताकि ए का राइट जो है बिल्कुल भी इंटरप्ट ना करे। तो अब वो बी के पास ये राइट है कि वो अगर सुबह से शाम तक ए को दे रहा है, तो आगे की शाम से लेके सुबह तक अगर वो फ्री है तो वो सी को दे दे, ताकि ए सप्लाई इज नॉट देयर बाय डिमिनिश्ड, ए की जो सप्लाई है वो ना इंटरप्ट ना करे, वो ना रुके। तो इस तरह से उसको इंटरप्ट किए बगैर वो उसको राइट दे सकता है। एक और एग्जांपल देखें, ए हैज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस अ राइट ऑफ वे ओवर बीज लैंड। अब ए ओनर है, ए का घर है, और अपने उस घर के ऑनर होने की वजह से उसको बी की लैंड पर राइट ऑफ वे हासिल है। ए अपने घर से निकलता है तो बी की ज़मीन में से, जो बी की लैंड है वहाँ से गुजर के बाहर जाता है, उसके राइट है। बी में ग्रांट टू सी ए एज द ओनर ऑफ द नेबरिंग फार्म। अब बी, सी जो है वो बी का ऑनर है, अब वो उसका जो उसका फार्म हाउस है सी का, वो चाहता है कि वो भी बी की लैंड से वहाँ गुजर, रास्ता जो है ले ले, ताकि वो भी वहाँ से गुजर सके। द राइट टू फीड हिज कैटल ऑन द ग्रोस ग्रोइंग ऑन द वे। अब जो बी है उसके जो ज़मीन है उस पर कुछ ग्रास वगैरह उगी हुई है, तो चूंकि सी का फार्म हाउस है, उसके पास कैटल्स हैं, तो वो चाहता है कि बी उसे परमिशन दे दे ताकि वो अपने कैटल्स को वहाँ पे ले आए और वो वहाँ पे वो चारा वगैरह वहाँ से जो है हासिल कर ले। अब बी जो है वो राइट, उसने ए को तो ऑलरेडी वहाँ से राइट ऑफ वे दिया हुआ है, अब वो सी को ये राइट देना चाहता है कि वो अपने जो भी अपने कैटल्स वगैरह हैं वो उनको वहाँ पे ले आया करे अपने चारा वगैरह के लिए, तो उसे राइट दे सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट एज राइट ऑफ वे इज नॉट देयर बाय ऑब्स्ट्रक्टेड। इस तरह से वो उसको देगा सी को ये राइट कि ए का राइट ऑफ वे जो है ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि वो अपने वो जो है अपने फार्म से सारे जो जानवर वगैरह ले आए और उसका जो राइट है, राइट ऑफ वे है, वो इंटरप्ट करे, ए को गुजरने का रास्ता ही ना दे, तो उसको इंटरप्ट किए बगैर वो सी को राइट जो है वो दे सकता है। तो ये था हमारे पास आज ईजमेंट के जो सेक्शंस थे जो हमने आज डिस्कस किए, सेक्शन 8 एंड 9। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर्स की समझ आई होगी। आप बाकी भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लेक्चर चाहिए, जिनके सिलेबस में इंक्लूड हैं और जिनको भी ये लेक्चर चाहिए, उनको भी शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।